Hi everyone, this is Bhumika. Welcome or welcome back to my channel. This is the day 9 of 75 days journey to SSC, CGL or any other exam. So this is the series of polity, you can say. We have started with polity, and today we learn about or we study about the Vice President of India. So I'll cover everything like the articles, elections, qualification, term और जो भी हमने president के लिए cover किया था वही cover करेंगे. So yeah, let's start. So that's a cute hi from my side. ओके सो एक सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि एक आर्टिकल होता है जिसमें ये लिखा होता है कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे एक, तो वो कौन से आर्टिकल में होता है? वो होता है आर्टिकल नंबर 52 में. ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट होंगे एक इंडिया के, वो होता है आर्टिकल नंबर 63 में. ठीक है, ये आर्टिकल बोलता है कि एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे. और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसी पोस्ट होती है? ये होती है हमारी सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद है कि जो वाइस प्रेसिडेंट की एक ड्यूटी होती है कि उनकी पावर होती है कि वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और वही उनकी मेन ड्यूटी होती है. और ये कहाँ पे लिखा है, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 64. जब भी कल मैंने जैसे आपको बताया था कि जब भी प्रेसिडेंट हैं वो अगर उनको इम्पीच कर दिया गया है, उनकी डेथ हो गई है या उनकी टर्म एक्सपायर हो गई है और या फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया है, तो उस केस में क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट उनकी चेयर पे आ जाएंगे. और ये कहाँ पे लिखा है, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट विल बी एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द वैकेंसी? ये लिखा है आर्टिकल नंबर 65 में. उसके बाद है उनके इलेक्शन. ये लगातार से ही हैं आर्टिकल, सारे इजी रहेगा आपको याद करने में. इलेक्शंस लिखे हैं 66 में, टर्म ऑफिस लिखा है 67 में. और देन उसके बाद होता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी अगर ऑफिस में वैकेंसी है तो उसके लिए जो इलेक्शंस करवाए जाएंगे वो कैसे करवाए जाएंगे, उस इलेक्शंस का सारा ब्यौरा ये लिखा है आर्टिकल 68 में. एंड देन उनकी ओथ से रिलेटेड कि भाई जब वो वाइस प्रेसिडेंट की चेयर पे आ जाता है तो उनको ओथ कौन दिलवाएगा, कैसे क्या होगा, तो वो लिखा है आर्टिकल नंबर 69 में. तो आई होप इट इज़ क्लियर. बिल्कुल लगातार है 63 से लेके 69 तक के, और यही आर्टिकल्स थे जो कि इम्पॉर्टेंट भी हैं और इजी भी हैं याद करने के लिए. अब हम मूव करते हैं इलेक्शंस पे. तो जैसे मैंने प्रेसिडेंट के लिए बताया था इलेक्शंस का, उसमें मैंने बताया था कि जो उनका इलेक्टोरल कॉलेज होगा वो पूरा कैसे होगा, कौन कौन उसमें होंगे, कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे. तो जल्दी से रिकॉल करो उस चीज़ को कि मैंने 3 चीज़ें बताई थी. इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, कौन होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे या नहीं होंगे. इम्पीचमेंट के दौरान नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते, मैं बता देती हूँ. यहाँ आप लोग बताओगे कि सॉरी होते हैं इम्पीचमेंट के दौरान. यहाँ आप लोग बताओगे कि होंगे या नहीं होंगे, और बाकी 3 चीज़ें कौन थी. अब पढ़ते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में. तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों, वो पार्टिसिपेट करेंगे. और जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है, अब मैं बता ही देती हूँ, इतना मैंने बता दिया तो कि प्रेसिडेंट के केस में मैंने बताया था कि नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. ठीक है, केवल इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, और जो यूटी होती है दिल्ली और पुडुचेरी उनके. और ये वाइस प्रेसिडेंट का ही मैंने बता दिया है अभी आपको. और मान लीजिए कि अब आप बोलोगे कि उस केस में क्या होगा अगर पार्लियामेंट में कोई भी इलेक्टेड मेंबर है वो एब्सेंट है, तो मतलब पूरा नहीं है, वो सारे मेंबर्स नहीं हैं, तो क्या उस बेसिस पे हम इलेक्शंस को चैलेंज कर सकते हैं? तो नहीं, हम चैलेंज नहीं कर सकते. और एक और चीज़ होती है, जैसे मैंने प्रेसिडेंट के केस में बताया था कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, जहाँ जो एमएलएज आपके होते हैं, उनके इलेक्टेड मेंबर्स भी इसमें वोट करते हैं. तो क्या ये बात सही है? हाँ, ये तो इस केस में तो सही है, लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट के केस में एमएलएज जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते इनके इलेक्शंस में. और ऐसा क्यों है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला था कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हैं वो तो यूनियन और स्टेट, सेंटर और स्टेट, वो दोनों के लिए, मतलब स्टेट के लिए भी बहुत बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी के केस में या किसी और केस में वो संभालना पड़ सकता है उनका. लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का स्टेट के उसमें केस में कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है उनकी ज़्यादा स्टेट के लिए. तो इसलिए MLAs का कुछ बनता नहीं है उनको वोट करना. ओके, ये थे इलेक्शंस. उसके बाद आते हैं क्वालिफिकेशन पे. तो सेम प्रेसिडेंट वाली है कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मोर देन एंड इक्वल टू 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए,
प्रेसिडेंट के केस में था कि जो वो ही और शी शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, एंड वाइस प्रेसिडेंट के केस में एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ओके और बाकी तो दोनों में ही सेम है कि दोनों ही ही और शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, उनको नहीं करना, मतलब ये चारों चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए, देन ही विल बी एबल टू जो इलेक्शन है वाइस प्रेसिडेंट के उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद है ओथ। जैसे प्रेसिडेंट की फटाफट बताओ, प्रेसिडेंट की ओथ कौन दिलवाता है, और जो दिलवाते हैं अगर वो नहीं होंगे तो उनकी एब्सेंस में कौन दिलवाएगा। ऐसे ही अगर वाइस प्रेसिडेंट हैं तो उनको ओथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट किसी और को अपने बिहाफ पे नॉमिनेट करते हैं, अपने बिहाफ पे भेजते हैं कि आप ओथ दिलवा दीजिए उनको। अब बात आती है टर्म की, तो टर्म तो प्रेसिडेंट का भी 5 ईयर्स था, इनका भी 5 ईयर्स है। ठीक है, और अगर दोबारा से ये आते हैं, दोबारा से इलेक्ट होते हैं जो भी हैं, इनडायरेक्ट इनका इलेक्शन होता है, आपको मैंने बता ही दिया है, डायरेक्ट पीपल नहीं करते हैं इलेक्ट। दोबारा आते हैं दोनों को ही फिर से ओथ लेनी पड़ती है। और अब आती है बात इनके रेजिग्नेशन की, तो रेजिग्नेशन ये सबमिट करेंगे टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट सबमिट करते हैं टू द वाइस प्रेसिडेंट। और इनका जो रिमूवल है वो कैसे होता है, जैसे इम्पीचमेंट मैंने आपको कल बताई थी प्रेसिडेंट की पूरी अच्छी तरह से, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने प्रेसिडेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो भी अच्छे से हो जाएगा। ऐसे ही अब इनके रिमूवल की बात करेंगे, तो इनके रिमूवल के केस में क्या होगा, प्रेसिडेंट वाले केस में था कि दोनों हाउस में से किसी भी हाउस से आपका जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं कि भाई हाँ इनको इम्पीच करना है, और 1/4 उसको इनिशिएट करेंगे। मेजॉरिटी के लिए 2/3 होगा। जैसे ही 2/3 मेजॉरिटी से वो पास हो जाता है वो दूसरे हाउस में चला जाएगा, और वहाँ से फिर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, फिर फाइनली वो इम्पीच हो जाते हैं। और इस बीच में उनको मिलता है 14 डेज का नोटिस, जिसमें वो खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट वाले केस में क्या है कि दोनों हाउस वाला सही नहीं है कि दोनों हाउस से हो सकता है इनिशिएट, नहीं। इनके केस में केवल राज्यसभा से इनिशिएट हो सकता है, और रिजोल्यूशन पास करने के लिए यहाँ से मेजॉरिटी, राज्यसभा की मेजॉरिटी लगेगी, और मेजॉरिटी के बाद वो जाएगा लोकसभा, और वहाँ से केवल उनको एग्री करना है। ठीक है, राज्यसभा से इफेक्टिव मेजॉरिटी लगती है, मतलब कि मेन यहीं की है, यहाँ यही है जो मेजॉरिटी लगनी है। जैसे इन्होंने पास कर दिया, आगे लोकसभा में केवल उनको एग्री करना है, और बस फिर उनका रिमूवल हो जाएगा। तो यही सब था वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, इलेक्शंस, टर्म, पावर्स। पावर में वही बात है कि इनके पास कोई मेन ज़्यादा बड़ी पावर्स नहीं होती हैं। बस इनको, आपने सुना भी होगा कि सुपरफ्लूअस हाइनेस किसको बोलते हैं, दैट इज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और बाकी ये राज्यसभा के एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, और हाँ एक बात और, अगर मान लो कि प्रेसिडेंट की चेयर खाली है अभी और वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे आ गई है, तो ही विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग रिगार्डिंग टू द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं ना, डिप्टी स्पीकर होते हैं उसके राज्यसभा के, वो बन जाते हैं फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उस केस में। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, कुछ बातें थी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है, मैंने कोई बात छोड़ दी है या गलत बताई है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे करेक्ट कर सकते हैं, और कोई नया कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू रियली लाइक्ड वॉचिंग इट। थैंक यू ऑल द